जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं कक्षा 12 इतिहास के हम ये सभी टॉपिकों को समझने वाले हैं। देखो, आपको पता लग गया होगा कि आपका पेपर 21 फरवरी को कब है। आपका पेपर 21 फरवरी 2026 को इतिहास का पेपर है। अब आपके पेपर में आपका टारगेट होगा कम से कम हमें 90 नंबर लाने हैं। कितने नंबर लाने हैं? आप केवल इस वीडियो यदि आप अंत तक देखते हैं, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करते, तो आपसे मैं कह सकता हूं 50 से 60 नंबर केवल इस वीडियो को देखने से ला सकते हैं। यदि मेरे सारे वीडियो आप वॉच करते हैं, देखते हैं, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप 90 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं हिस्ट्री में। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी 145 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न बताएं। यदि वो आप 145 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ लेते हो तो 100% कह सकता हूँ 10 में से 10 प्रश्न आप ठोक कर आओगे बोर्ड एग्जाम में, रप्पा रप्पा काट कर आओगे आप बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न का। इस वीडियो में हम देखो क्या क्या समझने वाले हैं, वो टॉपिक समझो। हम इसमें बहुविकल्पी प्रश्न समझेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे, ऐतिहासिक घटनाएं समझेंगे, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिन्हीं को हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि हम मानचित्र कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, मानचित्र आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आता है, ऐतिहासिक घटनाएं 10 नंबर की आती हैं, एमसीक्यू आपके 10 नंबर के आते हैं। ये सभी मिलाकर 30 नंबर तो यही हो जाती है। ये आपके 30 नंबर नई बोर्ड एग्जाम में करने चाहिए। आपके मानता हूं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आता होगा, पर आपको आना चाहिए। मैं आपको जितने प्रश्न बताऊंगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यदि आप उन्हें रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं आपसे 100% कह सकता हूं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जितने भी प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आते हैं 30 नंबर के, वो 100% आप सॉल्व कर जाओगे। चलो आइए हम समझते हैं। देखो, जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब मैं इससे आप ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, बस आपसे मैं यही कहूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। यदि वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो मैं आपसे 100% कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो से केवल 50 से 60 नंबर का आप इस वीडियो से आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको 2-2 3-3 घंटे बैठकर पेपरों को एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ, क्वेश्चन बैंक से उठाता हूँ, किताब से उठाता हूँ, और अदर स्टेट के क्वेश्चन मिलाता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सभी को एनालिसिस करने के बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब हम प्रश्न को समझते हैं। देखो, हम सबसे पहले समझेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को। क्या समझेंगे? हम सबसे पहले समझने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, जैसे हमारा पहला प्रश्न है, और पहला ही प्रश्न, जितने भी प्रश्न बताऊंगा आपसे दोबारा बता रहा हूँ कि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं कोई प्रश्न नहीं बताऊंगा कि महत्वपूर्ण नहीं, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है जितने मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है? यह हड़प्पा सभ्यता है ऐतिहासिक सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता है, या ताम्रपणिक सभ्यता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है। तो आप सभी को पता होगा कांस्ययुगीन सभ्यता। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है बहुविकल्पी प्रश्न वाला, तो आपको ये प्रश्न आता होगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे प्रश्न बताए, 145 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न उसमें बताए, आप देख लेना। हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। चलो दूसरा प्रश्न बताओ कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंघम, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल, या दयाराम साहनी। तो आप सभी को पता होगा कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो कनिंघम थे। कौन थे? कनिंघम थे। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा बताओ कि माधव स्वरूप, क्या माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष है? माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ है, अर्थात इसमें ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को कब खोजा गया था। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी को घुमाकर एग्जाम में पूछता है कि माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1920 में, 1921 में, 1922 में, या 1923 में? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1922 में। हड़प्पा नामक स्थान की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज 1922 में हुई थी। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन, नागसेन, बाणभट्ट, या कालिदास? आपको बताना है प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है, और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। इसी को इस प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज को इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके लेखक कौन है? तो हरिसेन है। कौन है? हरिसेन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझो कि इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक हैं महात्मा गांधी, चाणक्य, चंद्रगुप्त, या मैक्सनीज? तो जो इंडिका पुस्तक है वो मैक्सनीज की है। किसकी है? मैक्सनीज की है। किसकी है? मैक्सनीज की पुस्तक है इंडिका। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि मजह्यम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी?
मज्जिम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश? तो आप सभी को पता होगा कि मज्जिम निकाय ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो पाली भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में हुई थी। मज्जिम निकाय ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई थी? तो पाली भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7वां है, वो समझो कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है या वास्तविक नाम है? क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, क्या है या क्या था, ठीक है। या निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का वास्तविक नाम था? तथागत, गौतम, सिद्धार्थ या गौतमी पुत्र? तो आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, या बचपन का नाम सिद्धार्थ था, या मूल नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। क्वेश्चन था हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है या वास्तविक नाम पूछे तो आपको सिद्धार्थ ही टिक करना है। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। क्वेश्चन नंबर 8वां समझो कि महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, बताओ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, इसी को कुंडल ग्राम कहीं कहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम में, इसी को वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। राजगृह, मिथिला या पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र। आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म स्थल है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल है तो वो कुंडग्राम में। कहाँ है? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 समझो कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया? इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? 14वीं में, 12वीं में, 17वीं में या 10वीं में? तो इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में लिखी थी? अरबी, उर्दू, फारसी या तुर्की? तो अल-बरूनी ने जो तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी थी वो अरबी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद किस भाषा में लिखी थी? तो लिखी थी तो अरबी भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। अब इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो वो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। महावीर स्वामी का जन्म स्थल था तो वो कुंडग्राम था। क्या था? कुंडग्राम था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि वासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे? वासवन्ना के अनुयायी कहे जाते थे वैष्णव, शक्त, जैन या लिंगायत? तो वैष्णवन्ना के जो अनुयायी थे उन्हें हम लिंगायत कहा करते थे। क्या कहते थे? लिंगायत कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12वां समझो, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? अजमेर, दिल्ली, जयपुर या अजोधन? क्या? अजोधन। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो कहाँ है? वो अजमेर में है, सॉरी दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो से कि तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद का संबंध किससे है? तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यम ग्रंथ का संबंध किससे है? कृष्णदेवराय से, हरिहर एवं बुक्का से, विरूपाक्ष से या इनमें से कोई नहीं? जो तेलुगु ग्रंथ है अमुक्तमाल्यद का संबंध किससे है? ये कृष्णदेवराय से। किससे है? कृष्णदेवराय से है। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद का संबंध किससे है? तो कृष्णदेवराय से है। किससे? कृष्णदेवराय से है। क्वेश्चन नंबर 14 समझो, ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 में, 1340 में, 1360 में, 1380 में? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 में हुई थी। किसने की थी? तो दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। और कब की थी? 1336 में की थी। कब? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 समझो। क्या? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है वो समझो कि इटली यात्री जोनात्री कैरेरी भारत में किसके आगमन संबंधी विवरण देता था? तांबा, पीतल, चांदी या सोना? जो इटली यात्री जोनात्री कैरेरी था भारत में आया था, आगमन से संबंधित किससे संबंधित विवरण देता था? वो चांदी से संबंधित विवरण देता था। किससे? चांदी से संबंधित विवरण देता था। इटली यात्री जोवेन्नी करेरी भारत में से किसके आगमन संबंधी विवरण देता था? तो चांदी से संबंधित। किससे? चांदी से संबंधित देता था। क्वेश्चन नंबर 16 समझो कि सुलह एक कुल, क्या? सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई थी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? अकबर ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? अकबर ने अपनाई थी।
क्वेश्चन नंबर 17 समझो कि 1793 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? 1300 देखो 1793 कब? 1793 में पहली बात तो समझो कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन ये पूछता कि स्थायी बंदोबस्त लागू कब किया गया था? तो 1393 में किया गया था। 1393 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो रहा था तो वहां का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड वेलीजेली या लॉर्ड हैंगिस्टन? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस 1993 में जब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हो रहा था तो वहां का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि सहायक संधि का संबंध किससे था? सहायक संधि का संबंध किससे था? देखो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है कि सहायक संधि का संबंध किससे था? तो वेलीजेली से था। किससे था? वेलीजेली से था। क्वेश्चन नंबर 19 है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये 1931 में। कब? 1931 में आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1931 में किया गया था। और प्रथम कौन सा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1930 में किया गया था। कब? 1930 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है गोलमेज से संबंधित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 समझो कि भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यदि आप 20 प्रश्नों तक आए हो, वीडियो को देखा है, तो 100% कह सकता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप 3 से 4 प्रश्नों को यूं चुटकियों में देखते के साथ उड़ा दोगे, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसने वाला है। जैसे कि एक क्वेश्चन फंसेगा विजयनगर साम्राज्य से, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% फंसने वाले हैं। अब हमें समझना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। कौन सा? अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें भी हमारा समझना कर्तव्य है, याद करना हमारा धर्म है। क्योंकि देखो नंबर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में शिक्षा है। जो हाथ में होती है उसे 100% करो, जो आपके हाथ में नहीं है उसे मत करो। जैसे आपके हाथ में ये नहीं कि सूर्य को आप 8 बजे उगा दो, वो प्रकृति के हाथ में है। तो आपके जो हाथ में वो करो, आपके हाथ में आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई करो और 100% मार्क्स लाओ। चलो समझते हैं पहला प्रश्न। अतिलघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा कि चनंदरों में मनके बनाने के लिए किन पत्थरों का उपयोग किया जाता था? मनके क्या होता है? मोती होता है। क्या होता है? मोती। मोती देखो जो मनके होते थे ये मोती टाइप के होते थे। मोती इनसे माला बनाई जाती थी, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए। आप भी देखते हो कि आपके घर में यदि कोई पशु है, पालतू पशु, तो उसके लिए आप माला खरीद के लाते हैं मार्केट से, जिसमें हल्का हल्का मोती लगा रहता होगा, मतलब पत्थर टाइप का होता होगा। ठीक है, आपने क्या देखा भी हो कि चनंदरों में मनके बनाने के लिए किन पत्थरों का उपयोग किया जाता था? तो जस्पर पत्थर। कौन सा? जस्पर, सेलखड़ी, शंख और हाथी के दांत, ठीक है, और पक्की मिट्टी आदि का उपयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था। चनंदरों में मनके बनाने के लिए किन पत्थरों का उपयोग किया जाता था? तो जस्पर, सेलखड़ी, शंख और हाथी के दांत भी आप लिख सकते हो। पक्की ईंटें आदि का प्रयोग मनके बनाने के लिए किया जाता था। आप यहाँ सोना चांदी भी लिख सकते हो। देखो जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो मोती माला जो पहनेंगे तो वो कोई कोई सोने का माला पहनता है। जो अमीर लोग हुआ करते थे उस समय हड़प्पा सभ्यता में, तो वो सोने के बनवाया करते थे। और जो गरीब लोग हुआ करते थे वो हड्डियों के बनवाया करते थे। हड्डियों की भी ये मोती बन जाती थी। ठीक है, आपको ये याद रखना कि चंद्रों में मनके बनाने के लिए किन पत्थरों का उपयोग किया जाता था? जस्पर का, सेलखड़ी का, शंख का, पक्की मिट्टी का, हड्डियों का, सोना चांदी का इत्यादि का उपयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आया है हमारा कि लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो लोथल पुरास्थल की खोज रंगनाथ राव ने सन 1954-55 में किया था। कब किया था? सन 1954-55 में किया था। ठीक है, तो लोथल पुरातत्व की खोज रंगनाथ राव ने सन 1954-55 में किया था। ये गुजरात के
जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद के किनारे भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यदि आपसे नदी पूछ ले कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो याद रखना आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित था। आपको पता भी होगा सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे वो ज़्यादातर नदियों के किनारे ही स्थित थे। तो लोथल पुनर्स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो लोथल पुनर्स्थल की खोज रंगनाथ राव ने सन 1955 में की थी। ये कहाँ स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं। अभिलेख का क्या मतलब होता है? कुछ शब्द या कुछ लेख। अभिलेख का क्या मतलब होता है? कुछ लेख या कुछ शब्द। तो अभिलेख पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द हुआ करते थे जिन्हें हम लेख कहते थे। क्या लेख या अभिलेख कहा जाता था? देखो अभिलेख क्या हुआ करते थे, अभिलेख से आप क्या समझते? तो अभिलेख जो कठोर पत्थर है जैसा, धातु है, ये मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द या लेख हुआ करते थे जिन्हें अभिलेख कहा जाता था। कुछ लेख हुआ करते थे, ये बात आप समझो कि कुछ मतलब कोई धातु है उसमें कुछ लिखे हों शब्द, जैसे कि ये मान लो ये कठोर सतह है, ये मान लो जो पन्ना है, ये पेज है, ये कठोर मान लो पक्की मिट्टी का बना हुआ है और पक्की मिट्टी में हम अब इसमें से छेनी हथौड़ा से ले के कूट के इसमें ये लिख दें अभिलेख पत्थर धातु के या मिट्टी के बर्तन जैसे कठोर सतह पर खुदे कुछ शब्द। तो उसमें खुदे हुए कुछ शब्द मिल गए ना, उन्हीं को लेख कहा जाता था। क्या? उन्हीं को अभिलेख कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर चौथा समझो कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो उत्तर में लिखना है कि प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है। देखो ये भी एक अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? एक अभिलेख है जो समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया था। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का आंसर लिखा हुआ, विजयों के बारे में उल्लेख है, विजयों के बारे में उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है जिसकी रचना हरिश्चंद्र ने की थी। ये समुद्रगुप्त से संबंधित, किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 समझो कि वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता की भी आपसे 2 विशेषताएं पूछ सकता है, ठीक है, ये बात भी याद रखना कि वैदिक सभ्यता की 2 विशेषता लिखिए। यहाँ पर वो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। पहले आप लिख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता के 2 प्रकार हो गए थे। क्या हो गए थे? वैदिक सभ्यता के 2 प्रकार थे। कौन कौन से थे? एक था ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। एक था ऋग्वैदिक काल, दूसरा था उत्तर वैदिक काल। आपसे ऋग्वैदिक काल की 2 विशेषताएं पूछ सकता है। एग्जामिनर का मूड है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही बता सकता हूँ। आपसे उत्तर वैदिक काल की 2 विशेषताएं पूछ सकता है। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का आविष्कार हुआ था। उत्तर वैदिक काल में 3 से देखो क्या बोलते हैं, जो वेद थे हमारे 4 वेद में से 3 वेद उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। क्या? उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए थे। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में आपसे पूछ सकता है। ऋग्वैदिक काल की विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। मैंने क्वेश्चन में लिखा है वैदिक सभ्यता की 2 विशेषताएं। तो वैदिक सभ्यता के 2 प्रकार थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है वैदिक सभ्यता में समाज पितृसत्तात्मक था। कैसा था? पितृसत्तात्मक था। चौथा पॉइंट है कि वैदिक सभ्यता में वेदों की रचना हुई थी। क्या हुई थी? वेदों की रचना हुई थी। और वैदिक सभ्यता में ही लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। पर हमसे वैदिक सभ्यता पूछ रहा है तो इसी के अंदर का पूछ रहा है, तो हम इसी सब पॉइंट लिख सकते हैं। कोई 2 लिखना है, कोई 2 लिख देना, ठीक है। अब हमें समझना है आगे। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कहता है? कह रहा है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं। तो स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। कालांतर में ये बौद्ध प्रार्थना स्थलों के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। अर्थात ये क्या मतलब है? स्तूप से आप क्या समझते हैं? अब देखो पहले मंदिर हुआ करते थे, मान लो मतलब मंदिर से समझो, मंदिर हुआ करते थे, पहले घर बनाया करते थे, उनमें से मान लो किसी भी शंकर जी की जैसी फोटो लगा दी, मतलब उनको शंकर जी को स्थापित कर दिया, उनको अब वो पूजा स्थल बन गए। ऐसे स्तूप हुआ करते थे। ये स्तूप कैसे हुआ करते थे? इग्लू आपने देखा, इग्लू बर्फ का इग्लू, ऐसे स्तूप भी हुआ करते थे। एक गोल टीले के आकार का संरचना होती थी, ठीक है, एक गोल आकार की संरचना होती थी जिसका प्रयोग बौद्ध क्या पवित्र बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के अवशेष जैसे गौतम बुद्ध महाराज जी के, भगवान जी के और इनके अनुयायियों शिष्यों के और भिक्षुओं के अवशेषों को रखने के लिए यहाँ प्रयोग किया जाता था। और कालांतर में ये कुछ समय बाद ये बौद्ध प्रार्थना स्थलों के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए थे। बस आपको यही लिखना होता है।
अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और इसे किस भाषा में लिखा गया था। जो इब्न बतूता थे वो एक यात्रा वृत्तांत इनके क्या कहलाता है, जो यात्रा किए थे इनका यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है और ये किस भाषा में लिखा था, हमें वो इसका आंसर लिखना है। तो चलो समझते हैं। ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें बहुत ही रोचक जानकारी इब्न बतूता की कृति रिहाल, किताब उल रिहाल से प्राप्त होती है। ये अरबी भाषा में किस भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? रिहाल। क्या? रिहाल कहलाता है। इसी को दूसरे शब्द में किताब उल हिंद कहते हैं, सॉरी किताब उल रिहाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किताब उल रिहाल कहा जाता है। ये किस भाषा में लिखी गई थी? ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखी गई थी। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें बहुत ही रोचक जानकारी इब्न बतूता की कृति रिहाल, किताब उल रिहाल से प्राप्त होती है। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8वां कि अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं? अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं? अलवार और नैनार तमिल कवि संत थे। कौन थे? जो अलवार तथा नैनार ये तमिल कवि संत थे। इन्होंने 5वीं-10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ तक एक बार और समझो, इसके आगे में लास्ट का थोड़ा सा वो समझा दूंगा बाद में। अलवार और नैनार तमिल कवि ग्रंथ थे। कौन से? तमिल कवि संत थे। तमिल कवि संत थे। इन्होंने 5वीं-10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नैनार भगवान शिव तथा अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि नैनार किसके उपासक थे? नैनार किसके उपासक थे? उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। भगवान विष्णु, भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र वगैरह दिए रहेंगे, जिनमें से आपको याद रखना है कि नैनार भगवान शिव के। कौन? नैनार भगवान शिव के। अलवार भगवान विष्णु के। ठीक है, अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार भगवान शिव के उपासक थे। अलवार और नैनार से आप क्या समझते? तो अलवार और नैनार तमिल कवि संत थे। इन्होंने 5वीं-10वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैनार भगवान शिव तथा अलवार भगवान विष्णु के उपासक थे। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हम्पी क्या है? हम्पी क्या? चलो बताओ हम्पी क्या है। हम्पी के बारे में हमें समझना है कि हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी क्या? हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने? हरिहर एवं बुक्का ने की थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी 1336 ईस्वी से 1365 ईस्वी, सॉरी 1565 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये एक किलाबंद शहर था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, विजय विठल मंदिर, यांत्रोद्वार, हनुमान मंदिर यहाँ स्थित है। हम्पी क्या है? तो हम्पी मध्यकालीन हिंदू राजा विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी 1336 से 1565 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह एक किलाबंद शहर था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, विजय विठल मंदिर, यांत्रोद्वारक मंदिर, हनुमान मंदिर यहाँ स्थित है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। भारत में अकबर की 2 सफलताओं के कारण आपको बताने हैं कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला कारण था कि अकबर की उदार धार्मिक नीति। अकबर की उदार धार्मिक नीति। दूसरा कारण था अकबर की राजपूत नीति, जिसमें उसने राजपूत परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया था। भारत में अकबर की सफलता के 2 कारण लिखिए। तो अकबर की उदार धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, जिसमें उसने राजपूत परिवारों से विवाह संबंध स्थापित किए और उन्हें उच्च मनसब प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सूर्यास्त कानून क्या है? सूर्यास्त कानून
क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कि सूर्य अस्त कानून क्या था। सूर्य अस्त कानून के अंतर्गत जमींदारों को अपना राजस्व नियत दिन के सूर्य ढलने से पहले अदा करना होता था। ऐसा नहीं करने पर उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। क्या मतलब है सूर्यास्त कानून का? तो सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जमींदारों को अपना कर, क्या जमींदार जो हुआ करते थे, राजस्व का मतलब होता है धन या कर, क्या कर, नियत दिन मतलब दिन के डूबने से पहले, दिन के ढलने से पहले पहले अदा करना होता था। क्या अदा करना होता था? जमींदारों को अदा करना होता था, कर अदा करना होता था। किनको? सूरस्त कानून के अंतर्गत जमींदारों को अपना राजस्व अर्थात जो कर हुआ करता था, इनकम हुआ करती थी, वो नियत दिन ढलने से पहले अदा करना होता था। ऐसा न करने पर उनकी जमीनों को नीलाम कर दी जाती थी। यही था हमारा सूरस्त कानून कि सूर्य ढलने से पहले अपना टैक्स या कर, ये जो पैसा था, राजस्व कर था, नियत समय से पहले उनको देना होता था। किनको? ब्रिटिश कंपनियों को, ब्रिटिश सरकार को देना हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 12 समझो। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया था? लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन का आरोप लगा कर किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस प्रकार किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कुशासन का आरोप लगाकर किया था। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति के दो कारण भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, तत्कालीन कारण भी पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति में विद्रोह में प्रयुक्त चिन्ह कमल का फूल और रोटी था। रोटी को कहीं कहीं चपाती लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमल का फूल और रोटी। 1857 के विद्रोह में प्रयुक्त चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी था। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि ककोरी कांड कब और कहां हुआ? ककोरी कांड कब और कहां हुआ था? उत्तर में आपको लिखना है कि ककोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए हथियार खरीदने की इच्छा से ब्रिटिश खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो ककोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को घटी थी। ककोरी कांड कब और कहां हुआ था? तो ककोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए हथियार खरीदने की इच्छा से ब्रिटिश खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो ककोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 को घटी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। भारत के संविधान की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं कि भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। तो विशाल एवं विस्तृत संविधान है। संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय शासन प्रणाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। मूल अधिकार हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत के क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा कि भारत के संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विशाल एवं विस्तृत है। संप्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, संसद शासन प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझने हैं आंगिक प्रश्न। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हमें समझना है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जिनमें से हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, उससे के क्या कारण हुए, उनका उल्लेख करना है। ये कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछ लेता है, नॉर्मल सा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो आपको पता चल ही गया होगा। सिंधु सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, अकाल, महामारी, बहरी आक्रमण, वनों की कटाई, नदियों का सूखना, नदियों का मार्ग बदल जाना आदि कारण हो सकते हैं। देखो, क्योंकि अब हड़प्पा सभ्यता आज से 1400 साल ईसा पूर्व हुए थे, और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी।
कब हुई थी? 1921 में हुई थी। तो कैसे मतलब एक अनुमानित लगाया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन के कारण थे, जिनमें सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण, कि पेड़ों का अधिक विनाश होने लगा, कटाई होने लगी, सूखा पड़ गया, अचानक बाढ़ आ गई और यही सब कारण हो सकते हैं। तो विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया होगा, अकाल पड़ गई होगी, महामारी, बहरी आक्रमण, वनों की कटाई, नदियों का सूखना, नदियों का मार्ग बदल जाना, अत्यधिक वर्षा आदि कारण हो सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलो समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखो, पहले ये 2020 में, 2021, 2024 में इस तरह पूछता था कि हड़प्पा धर्म पर एक टिप्पणी लिखिए, और 2025 में इसने घुमाकर पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी लिखिए। देखो, एग्जामिनर ने इस प्रश्न को काफी घुमाया है कि नहीं घुमाया। हड़प्पा धर्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये 2020 में, 21 में, 24 में पूछा था इस प्रकार, और 2025 में डायरेक्ट पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी लिखिए। चलो हम इसका आंसर समझते हैं। आंसर में आपको क्या लिखना है ये समझो, कि सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। कैसे थे? बहुत से देवी देवताओं को मानने वाले थे। इनके धर्म को 3 अंगों में बांटा गया है। कितने अंगों में? 3 अंगों में बांटा गया है। मृत देवी की उपासना, प्राकृतिक पूजा, सॉरी, पशुपति पूजा और प्राकृतिक पूजा। सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। इनके धर्म को 3 प्रमुख अंगों में बांटा जा सकता है: मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, प्राकृतिक पूजा। यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा बलि के द्वारा करते थे, और बलि में संभवतः नर बलि भी सम्मिलित होती थी। सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी देवी की उपासना करते थे। ये प्राकृतिक पूजा कालांतर में शक्ति पूजा के में परिवर्तित हो गई थी। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग योनि की पूजा, पशु पूजा, नाग पूजा, सूर्य पूजा, ऋषभ देव जी की पूजा भी करते थे। एक मोहर पर पीपल की शाखा के बीच में नग्न देवी खड़ी हैं, जिनके सम्मुख आराधक घुटनों के बल टिके हुए हैं या झुके हुए हैं। क्वेश्चन था हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धार्मिक विश्वास पर टिप्पणी लिखिए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी देवताओं को मानते थे, उनके धार्मिक जीवन के बारे में बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। इनके धर्म को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: मृत देवी की उपासना, पशुपति की उपासना, प्राकृतिक पूजा। यहाँ के लोग मृत देवी की पूजा बलि के रूप में करते थे। कैसे करते थे? बलि के रूप में किया करते थे, जिनमें से नर बलि भी शामिल हुआ करती थी। कैसी? नर बलि भी शामिल हुआ करती थी। सिंधु घाटी के लोग पृथ्वी पूजा करते थे, पृथ्वी देवी की पूजा करते थे। बाद में प्राकृतिक पूजा हो गई थी। कालांतर में शक्ति पूजा, ये शक्ति पूजा में परिवर्तित हो गई थी। प्राकृतिक पूजा को बाद में शक्ति पूजा में परिवर्तित कर दिया था। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग योनि की पूजा करते थे, पशु पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे, ऋषभ देव जी की पूजा करते थे, और एक मोहर पर पीपल की शाखा के बीच में नग्न देवी के खड़ी हैं, जिनके सम्मुख आराधक भक्तगण घुटनों के बल झुके हुए हैं। ये था हमारा इसका आंसर। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं। चलो इसका आंसर समझते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में हम क्या जानते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्ष सेन द्वारा रचित लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में अशोक स्तंभ पर खुदवाया था। इस अभिलेख में मुगल शासक अकबर ने कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद किले में स्थापित कराया था। इसमें उन राजाओं का वर्णन है जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उनके अधीन हो गए। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार किया था। इस अभिलेख में पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत आर्यव्रत के 9 शासकों को परास्त करके किया, जिनमें नागसेन, अच्युत, गणपति आदि थे। इन विजयों के द्वारा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश एवं गंगा यमुना 2 आब पर अपनी सत्ता स्थापित की। उसने इन 9 राजाओं को पूर्ण उन्मूलन किया। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने नेपाल, असम, बंगाल के सीमावर्ती प्रदेश एवं पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। अब हमें समझना है इसका एक एक बाई लाइन हमें समझना है कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या समझते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट
प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा ये रचित लेख है। क्या है? रचित लेख है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हो? तो प्रयाग प्रशस्ति गुप्त राजवंश के सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षसेन द्वारा रचित एक लेख है। इस लेख को समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में अशोक स्तंभ लेख पर खुदवाया गया था। किस पर? अशोक स्तंभ लेख पर खुदवाया गया था। इस अभिलेख को मुगल शासक अकबर ने कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में के किले में स्थापित किया था। देखो, प्रयाग प्रशस्ति को मुगल शासक ने अकबर ने कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था, ये याद रखना। और क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद पर स्थापित किया था। जिनमें से आपके 4 विकल्प दिया रहेगा। पहला तो समुद्रगुप्त ही रहेगा, अकबर रहेगा, अशोक दिया रहेगा और एक कोई एक राजा का नाम और दिया रहेगा जिसमें आपको याद रखना होगा अकबर। ठीक है। इसमें उन राजाओं का वर्णन है। किन राजाओं का वर्णन है? जिन्होंने समुद्रगुप्त से युद्ध किया था। क्या किया था? युद्ध किया था और हार गए थे। उन राजाओं का इसमें जिक्र मिलता है। उनके अधीन हो गए थे, अर्थात समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। मतलब देखो, इसलिए क्या मतलब है? देखो, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक किया था। इस अभिलेख में पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय यात्रा का प्रारंभ उत्तर भारत आर्यव्रत के 9 शासकों को परास्त करके किया था। कौन से? 9 आर्यव्रत के शासकों को परास्त किया था। दक्षिण भारत के 12 राजा थे। कितने? 12 दक्षिण भारत के राजा थे, 9 उत्तर भारत के राजा थे जिनको परास्त किया था, जिनमें से नागसेन, अच्युत और गणपति आदि थे। इन विजयों के द्वारा समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश एवं गंगा यमुना 2 आप पर अपनी सत्ता स्थापित की थी। उसने 9 राज्यों का पूर्ण उन्मूलन किया था। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने नेपाल में, असम में, बंगाल के सीमावर्ती प्रदेश एवं पंजाब, देखो एक पंजाब तो भारत में है और एक पंजाब था, रियल पंजाब जो था वो था इंडिया में ही था, जो पाकिस्तान में था। कहाँ था? अब प्रेजेंट में पाकिस्तान में, वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तो पंजाब प्रांत पर भी अधिकार कर लिया था। ये था प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि वैदिक काल की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। वैदिक काल की जानकारी के स्रोत पर प्रकाश डालिए। आपको उत्तर में लिखना है कि वैदिक काल की जानकारी के प्रमुख स्रोतों में चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद और अष्टांग शामिल हैं। वैदिक संस्कृति के अंत में सूत्रों की रचना की गई थी। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। यह 1400 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में प्रकट होने वाली अगली प्रमुख सभ्यता थी। इसी काल में वेदों की रचना हुई थी और इसी से इस युग का नाम मिला था। इसी से इस युग का नाम मिला था। वैदिक काल की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डाली। तो वैदिक काल की जानकारियों के प्रमुख स्रोतों में से चारों वेद हैं। कौन कौन से? चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। ये चारों वेदों की रचना कब हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। और ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी। ब्राह्मणों की रचना हुई थी, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी, उपनिषदों की रचना हुई थी और आर्यक की रचना हुई थी, शामिल है। वैदिक संस्कृति के अंत में सूत्रों की रचना हुई थी। कब हुई थी? सूत्रों की रचना हुई थी। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। कैसा? 1500 ईसा पूर्व से लगाकर 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और 1400 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद प्राचीन भारत में प्रकट होने वाली अगली प्रमुख सभ्यता थी। इसी काल में वेदों की संरचना हुई थी और इसी से इस युग का नाम दिया गया था या नाम मिला था। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से लिखकर 2 बार 3 बार पढ़ना तो आपको याद भी हो जाएगा। आपको समझना है, शब्दों को समझना है, रटना नहीं है। तो आप शब्दों को समझोगे तो 100% आपको याद रहेगा प्रश्न। आप क्वेश्चन नंबर 5वां समझना है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है ये समझते हैं कि जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में आपको बताना है। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में लिखिए। अथवा देखो, ये 2020, 23, 25 में इस तरह पूछा है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए।
ये पूछता है 2020 और 22 में, ये घुमाकर इस तरह पूछता है। और कभी जैन धर्म के पंच पंच महाव्रत कौन कौन से थे, ये 2024 में पूछा था। मतलब एक ही क्वेश्चन को एग्जामिनर 4 से 5 प्रकार से घुमा देता है और आप घूम जाते हो, आपको लगता है पेपर बहुत टफ आता है, पेपर एकदम कीजी आता है, आपको बस पढ़ना पड़ता है। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को संक्षिप्त में समझाइए, या जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे उनको समझाना है। तो जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित हैं, जिनमें से पहली शिक्षा है अहिंसा। क्या है? अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। कैसा तत्व है? अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इनका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल आदि में भी जीवन पाया जाता है। अतः इनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में सबसे पहले शिक्षा है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय तत्व है। इनका मानना था कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान, जल आदि में भी जीवन पाया जाता है। अतः इनके प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए मनुष्य को। आगे की शिक्षाएं हम आगे समझते हैं। दूसरी शिक्षा है हमारा मोक्ष प्राप्ति। दूसरी शिक्षा में लिखना है आपको मोक्ष प्राप्ति। जैन मत अनुसार आत्मा का जन्म और पुनः जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निवारण या मोक्ष है। त्रिरत्न अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र के द्वारा मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। हमारी दूसरी शिक्षा क्या थी? मोक्ष प्राप्ति। जैन मत अनुसार आत्मा का जन्म, पुनः जन्म के चक्र से मुक्त होना है निवारण या मोक्ष है। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक चरित्र के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। तीसरी शिक्षा है कठोर तपस्या और आत्मविश्वास। कठोर तपस्या और आत्मविश्वास, इन्हीं को आप सिद्धांत भी बोल सकते हो। जैन धर्म को मानने वाले लोगों अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहता है। इनका मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखो, कठोर तपस्या और आत्मविश्वास या आत्मत्याग। जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण रखना चाहते हैं। इनका मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है पंच महाव्रत कौन कौन से थे वो समझो। जैन साधु एवं साध्वियों को पंच महाव्रतों का अनुसरण करना पड़ता था, अर्थात हिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अहिंसा, ठीक है, मतलब सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य तो सत्य बोलना है, आस्ते मतलब झूठ बोलना, ठीक है, अपरिग्रह मतलब धन इकट्ठा नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रतों का पालन करना होता है। और नेक्स्ट है जाति प्रथा में अविश्वास। जाति प्रथा में अविश्वास इनकी 5वीं शिक्षा है, यह सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत है जाति प्रथा में अविश्वास। जैन लोग जाति प्रथा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। इनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान होते हैं। सभी मनुष्य कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। नेक्स्ट है कि ईश्वर में विश्वास। ईश्वर में विश्वास। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर का स्थान जिन अर्थात तीर्थकार से नीचे रखा गया है। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, देखो दूसरी शिक्षा से एक बार हम और समझ लेते हैं कि मोक्ष प्राप्ति क्या था। तो जैन मत अनुसार आत्मा का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना ही निवारण या मोक्ष है। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास तथा सम्यक चरित्र से के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। कठोर तपस्या और आत्मत्याग। जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने शरीर को कष्ट देकर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। इनका मानना था कि भूखे रहकर प्राण त्यागने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 5 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जाति प्रथा में अविश्वास। जैन लोग जाति पाति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य एक समान होते हैं। ईश्वर में विश्वास। जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु ईश्वर का स्थान जिन तीर्थकार से नीचे रखा गया है, और सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। अब ये बताओ कमेंट में कि 24वें तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? अब हम समझते हैं इसके आगे। 6वें नंबर का क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत और विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई हैं।
जिसमें से समाज में एकता बनाए रखने का भी वर्णन है। इन इस जिसकी शुरुआत ईश्वर की पूजा से होती है। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप हल्के में मत लेना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भक्ति आंदोलन के सिद्धांत और विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें समाज में एकता बनाए रखने का भी वर्णन है, जिसकी शुरुआत ईश्वर की पूजा से होती है। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। मनुष्य को अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए मानवता की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर को अपनी मनुष्य को अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए मानवता की सेवा करनी चाहिए। हालांकि कोई भी धर्म मानवता या मानव जाति से बड़ा नहीं होता है। हालांकि कोई भी धर्म मानवता या मानव जाति से बड़ा नहीं होता है। भक्ति आंदोलन भगवान की पूजा को अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। भक्ति आंदोलन भगवान की पूजा को अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। लोगों की निचली जाति और नस्लवाद के संबंध में सभी जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईमानदारी और सच्चाई का अधिक महत्व है। और लास्ट पॉइंट है, जो सत्य का साथ देता है वह भगवान तक पहुंच जाता है। जो सत्य का साथ देता है वो भगवान तक पहुंच जाता है। जो झूठ बोलता है तो आप समझ सकते हो बाकी उसके साथ में क्या होता है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, आपने ये तो सुना ही होगा। कि भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन के सिद्धांत और विशेषताएं आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनमें समाज में एकता बनाए रखने में भी वर्णन है। इसकी शुरुआत ईश्वर की पूजा से होती है। भक्ति आंदोलन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। मनुष्य को अपने ईश्वर की आराधना करने के लिए मानवता की सेवा करनी चाहिए। हालांकि कोई भी धर्म मानवता या मानव जाति से बड़ा नहीं होता है। भक्ति आंदोलन मानव की पूजा को अनुष्ठान करने से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। लोगों की निचली जाति और नस्लवाद के संबंध में सभी जाति व्यवस्था और अंधविश्वासों को त्याग देना चाहिए। ईमानदारी और सच्चाई का अधिक महत्व है। जो सत्य का साथ देता है वह भगवान तक पहुंच जाता है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, ये आपने जरूर सुना होगा। अब समझते हैं हम इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था, अथवा 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया था, या 1855 के संथाल विद्रोह के कारणों की विवेचना करना है। संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के निम्न कारण थे। संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के निम्न कारण थे, जिनमें से पहला कारण था कि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके कृषि योग्य जमीन बनाई थी उस पर अंग्रेजी शासन ने भारी राजस्व लगा दिया था, अर्थात टैक्स लगा दिया था, कर अधिक लगा दिया था। पहला कारण था कि संथालों ने जिस जमीन को साफ करके कृषि योग्य जमीन बनाई थी उस पर अंग्रेजी शासन ने भारी राजस्व लगा दिया था। दूसरा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा उनको मजबूर किया जाता था कि दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्ष के लिए कृषि योग्य बनाएं। ब्रिटिश शासन द्वारा इनको मजबूर किया जाता था कि दी गई भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके 10 वर्ष के लिए कृषि योग्य बनाएं। तीसरा था कि संथाल लोगों की अपनी स्वतंत्रता संसार की कल्पना भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का एक प्रमुख कारण था। संथाल लोगों ने की अपनी स्वतंत्र संसार की कल्पना भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का एक प्रमुख कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा तैयार की गई भूमि पर, अर्थात संथालों द्वारा तैयार की गई भूमि पर अंग्रेज तथा जमींदारों वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। लास्ट पॉइंट है कि जमींदार लोग भी जमीन कोह पर नियंत्रण का दावा करने लगे थे। अंग्रेजों ने नमक बनाने तथा लोहा निकालने जैसी स्थानीय पद्धति का निरीक्षण किया था, और अतः इन सब से संथालों को आघात पहुंचा
और अंततः वे विद्रोह के लिए उग्र हो गए थे। देखो एक बार इसको और समझ लो, बड़ा बड़ा ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाऊंगा, अब जल्दी जल्दी समझना कि संथालों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के निम्न कारण थे, जिनमें से संथालों ने जिस जमीन को साफ किया था, अंग्रेजी सरकार ने उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। ब्रिटिश शासन द्वारा जिनको उनको मजबूर किया जाता था कि जो दी गई भूमि है उससे कम 10वें भाग को साफ रखें और 10 वर्ष तक कृषि योग बनाए रखें। संथाल लोगों की अपनी उन्होंने एक कल्पना की थी कि स्वतंत्र संसार हो, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक विद्रोह का प्रमुख कारण बना था। और इसके द्वारा संथाल द्वारा तैयार की गई भूमि पर अंग्रेजी तथा जमींदार वर्ग अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। जमींदार लोग भी दमीन ए कोह पर नियंत्रण का दावा करने लगे थे। अंग्रेजों ने नमक बनाने तथा लोहा त्याग निकालने जैसी स्थानीय पद्धतियों को निरीक्षण किया था, अर्थात रोक लगाने की कोशिश की थी। अतः इन सबसे संथालों को आघात पहुंचा और अंततः वे विद्रोह के लिए उग्र हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8वां समझो कि सबनी अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। सबनी अवज्ञा आंदोलन के विभिन्न चरणों का आपको वर्णन करना है। तो सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण 1930, ये याद रखना। सबनी अवज्ञा आंदोलन प्रथम चरण 1930। 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा आरंभ किया था। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्रीय जल से नमक का निर्माण करके नमक कानून की अवज्ञा की थी। अब आपसे पूछ ले दांडी मार्च क्या है, तो आपको सेम यही लिख देना है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यदि नमक कानून के बारे में लिखने को आए तो नमक कानून के बारे में यहीं से लिख देना है, इतने ही पॉइंट को लिख देना है। सबनी अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण था 1930 में। 1928 में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए संकल्प के अनुसार महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च आरंभ किया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक का निर्माण करके नमक कानून की अवज्ञा की, अर्थात नमक कानून को तोड़ दिया था। दूसरा समझो सबनी अवज्ञा आंदोलन दूसरा चरण। सबनी अवज्ञा आंदोलन दूसरा चरण 1932 से 1934 तक। सबनी अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 से शुरू होता है, क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन ने भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के संदर्भ में गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया था। ये था सबनी अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां समझते हैं कि पंचशील सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पंचशील सिद्धांतों का वर्णन आपको करना है। 28 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधी भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई थी, जो इस प्रकार हैं। पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन तो 28 अप्रैल 1954 को तिब्बत संबंधित भारत चीन समझौते में सर्वप्रथम इन 5 सिद्धांतों को आधारभूत मानकर संधि की गई थी। अब मैं पंचशील आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछता है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था। भारत चीन, भारत पाक, भारत श्रीलंका, भारत नेपाल, ऐसे करके क्वेश्चन आता है भौतिक के लिए प्रश्न में, तो 1 नंबर में आपका गलत नहीं होने दूंगा दोस्त। चलो समझते हैं कौन कौन से संधियां हुई थी। पहली थी कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व का सम्मान करना। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यह था हमारा पहला सिद्धांत। अब समझते हैं इसके आगे के सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत था कि अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे के सहयोग करना। अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक दूसरे का सहयोग करना। तीसरा था कि एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना। तीसरा था समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना। पांचवा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का विश्वास रखना। यही थे हमारे 5 पंचशील समझौता। ठीक, किन देशों की बात हुआ था, किन देशों के साथ हुआ था? चीन भारत के साथ में हुआ था। किस बात को लेकर? तिब्बत को बात को लेकर, कि अंतरराष्ट्रीय मामले में एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों पर हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्व सह अस्तित्व की नीति का विश्वास रखना। क्वेश्चन नंबर 10वां समझते हैं, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10वां हमसे कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के कारणों का प्रकाश डालें। होम रूल आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालें। होम रूल आंदोलन के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला है कि 1909 में, कब? 1909 में 9 ईस्वी में
1909 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1909 में अधिनियम किया गया था। यह अधिनियम भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं से कम था। इसका क्या मतलब है समझते हैं। 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसे 1909 में अधिनियम किया गया था। कब किया गया था? अधिनियम किया गया था। अधिनियमित किया गया था। क्या अधिनियमित किया गया था? अधिनियम नहीं, अधिनियमित किया गया था। वो थोड़ी पढ़ने में दिक्कत हो गई। अधिनियमित किया गया था। 1909 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1909 में अधिनियमित किया गया था। ये अधिनियम भारतीयों की आशाओं और अपेक्षाओं से कम था। दूसरा समझो, बाल गंगाधर तिलक की रिहाई ने राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। बाल गंगाधर तिलक की रिहाई ने राष्ट्रीय आंदोलन को पुनर्जीवित किया था। 1907 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद 1908 में बाल गंगाधर तिलक के कारावास के बाद राष्ट्रीय आंदोलन रुक गया था। चौथा पॉइंट समझो कि एनी बेसेंट के प्रभाव के कारण दिसंबर 1915 के कांग्रेस सत्र के दौरान चरमपंथियों को पार्टी में फिर से शामिल होने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग स्थापित करने के लिए अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए कांग्रेस को मनाने की असमर्थ थे। एनी बेसेंट के प्रभाव के कारण दिसंबर 1915 के कांग्रेस सत्र के दौरान चरमपंथियों को पार्टी से फिर एक शामिल होने की अनुमति दी गई। फिर दूसरी ओर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग स्थापित करने के लिए अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए कांग्रेस को मनाने में असमर्थ थे। और पांचवा पॉइंट है उसे भी समझ लेते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है कि एनी बेसेंट ने दिसंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में अपनी लीग की स्थापना की थी। ये था हमारा होम रूल आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालना था। ये थे हमारे कितने 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न। कैसे प्रश्न थे? लघु उत्तरीय प्रश्न थे। यदि आप ये 10 प्रश्न पढ़ लेते हो तो निम्न 2 से 3 प्रश्न 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम समझते हैं इसके आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐतिहासिक तिथियां या ऐतिहासिक घटनाएं। ये बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स की आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ जाती हैं। मैं आपको ईसा पूर्व से संबंधित सारी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे ईसवी से संबंधित। किससे संबंधित? ईसवी से संबंधित। ईसा पूर्व से संबंधित मैं सभी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं, उनको आप देख लेना। इस वीडियो हम समझने वाले हैं ईसवी से संबंधित। पहला तिथि हमारा 58 ईस्वी को क्या हुआ था? 58 ईस्वी को विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में क्या हुआ था? तो शक संवत का आरंभ हुआ था एवं कनिष्ठ का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्ठ का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था और शक संवत भी 78 ईस्वी में ही चलाई गई थी। अब आ जाओ 319 से 320 में। 319 से 320 में गुप्त संवत का आरंभ हुआ था इसी वर्ष और चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा था। 375 से 415 तक आ जाओ तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्यारोहण हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ 606 ईस्वी में तो कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन का राज्यारोहण होता है। 606 ईस्वी में कन्नौज की गद्दी पर हर्षवर्धन का राज्यारोहण होता है। अब आ जाओ 712 पर। कब? 712 पर मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण और उसके बाद सिंध पर अधिकार होता है। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण और उसके बाद सिंध पर अधिकार होता है। अब आ जाओ 1206 ईस्वी में। कब? 1206 ईस्वी में भारत पर मुसलमानी राज्य की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बनता है। 1206 में भारत में मुसलमानी राज्य की स्थापना हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना था। अब आ जाओ 1325 ईस्वी में क्या हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा था 1325 ईस्वी में। कब? 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा था। अब आ जाओ इसके आगे
1336 में क्या हुआ था? 1336 में आप सभी को पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। तो दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ये लिख लेना, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1510 में क्या हुआ था? 1510 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय हुआ था। अब 1526 में क्या हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो आप इसको समझ सकते हो पानीपत का युद्ध कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। 27 में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 1556 में क्या हुआ था? 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है और इसी वर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। पहले हुमायूं की मृत्यु होती है, फिर इसी वर्ष पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। 1565 में क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। 1600 ईस्वी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। क्या होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये थे हमारे 15 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। आशा करता हूँ आपको ये 15 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं याद कर लेना। इनको नेक्स्ट वीडियो में हम और भी समझने वाले हैं। आपके मैं 10 नंबर नहीं कटने दूंगा बोर्ड एग्जाम तक। आप मेरे सभी इतिहास की वीडियो देखना, मैं 100% कर सकता हूं आप 90 स्कोर कर जाओगे इतिहास में। अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न। आप समझते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को समझो और ये सभी प्रश्नों को आपको याद करने हैं। पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आपको सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं का बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में बताना कि इसके नगर कैसे हुआ करते थे। देखो जैसे नगरों में जैसे हड़प्पा नगर है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, ये क्या है? एक स्थल है, पूरा स्थल है। ये इनमें कैसे नगर बने हुआ करते थे? पहली बात तो नगरीय सभ्यता है, इसके नगर योजना कैसी थी, ठीक है, कि नालियां कैसी थी, मकान कैसे थे, जलाशय कैसे थे, इसके बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। दूसरा प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। अब आपको सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बतानी है कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपको कंस की मूर्ति, मतलब एक बालिका की लड़की की नाचती हुई कंस की एक मूर्ति मिली थी। यहाँ से आपको देखो मन के बनाने के साक्ष्य मिलते हैं, पक्की ईंटें मिलती हैं, जलाशय मिलते हैं, स्नानागार मिलते हैं, और बहुत सारे स्थल मिलते हैं। ये सब आपको इसमें बताने हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कि यहाँ पर जीवन कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जीवन कैसा हुआ करता था, ठीक है। ये सब आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है और सिंधु घाटी सभ्यता में देखो धार्मिक जीवन के बारे में बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग रहते थे उनका धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, ईटीसी आपको बहुत सारी चीजें इसमें बतानी होती है। तीसरा क्वेश्चन समझो कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए, अथवा इसी को घुमा के पूछता है कि महाजनपदों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा मगध जनपद क्यों शक्तिशाली था, ये भी कभी कभी पूछता है। तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक दशा का क्या वर्णन था, इसमें वर्णन करना है और महाजनपद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। एक ही क्वेश्चन है, बस एग्जामिनर इसको घुमा देता है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है ये समझो कि स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभ कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए, स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभों के प्रकार का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 16-17 प्रश्न आपको बताऊंगा, 16-17 ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ मिलेंगे, फिर आपको याद नहीं होगा, फिर कहोगे सर ये वो दुनियादारी, फिर बताने लगोगे। इसलिए अभी कहता हूँ आपके पास थोड़ा टाइम है, 90 दिन या 90 दिन या 95 दिन का टाइम है, उनको याद कर लो सभी प्रश्नों को, आप फायदे में रहोगे, बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर जाओगे। तो स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6वां समझो कि वैदिक काल के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैदिक काल के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या जैन धर्म की शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैन धर्म में बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। सूफीवाद क्या है, सूफीवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी से आप क्या समझते हैं और ये सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, इसके बारे में बताइए। यह सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 10 क्वेश्चन थे, अब इसके आगे 5-6 क्वेश्चन और वो भी समझेंगे कि सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है या स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी से आप क्या समझते हैं।
ये सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? सूफीवाद क्या है? सूफीवाद के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना क्या होती है? वैदिक काल का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था, उस पर टिप्पणी लिखनी है। स्तंभ से आप क्या समझते हैं? और स्तंभों के प्रकारों का वर्णन करना है। महाजनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख नगर योजना की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। और अशोक कौन था? अशोक क्यों प्रसिद्ध था? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता, तो इसे भी याद कर लेना। अब हम समझते हैं इसके आगे के प्रश्न। क्वेश्चन 11 समझो कि 1857 के विद्रोह के कारणों की विवेचना करनी है आपको। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, उसके कारणों की विवेचना करनी है। असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं का वर्णन करना है। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को ना मिले तो कहना, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। वो 1857 की क्रांति से पूछे, असहयोग आंदोलन से पूछे, भारतीय संविधान से की प्रमुख विशेषताएं पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन पूछे, क्रिप्स मिशन पूछे, अगस्त प्रस्ताव पूछ सकता है, सूर्यास्त कानून क्या था वो पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ये भी पूछ सकता है। ये थे हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। कितने? 15 दीर्घोत्तरीय प्रश्न। यदि आप इनको याद कर लेते हो तो अतिलघुत्तरीय में, लघुत्तरीय में, बहुविकल्पी में, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, सब में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद कर लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसे समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मानचित्र। अब हम समझना है मानचित्र, इसे कैसे भरना है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैसे समझना है, कैसे लिखना है मानचित्र। मानचित्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर में आता है। क्वेश्चन दिया रहेगा कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों पर ये वाला चिन्ह, ठीक है, डैश, एक छोटा डैश और बड़ा डैश, चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम पर सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 10 नंबर का आपका मानचित्र भरने को आएगा। और नॉर्मल से और सिंपल से प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखो, पूछेगा कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो ये देखो, ये है इंडिया का मैप। क्या है? इंडियन का मैप। ये इंडिया का मैप है और इसमें आपको भरना है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। जैसे आपसे पहला पूछ रहा है कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब बताओ आप, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? चलो मैं आपको हिंट्स देता हूँ। महावीर स्वामी का जन्म आपको मैंने बहुविकल्प में पढ़ाया था, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। ये कुंडग्राम कहाँ है? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। आपको ये अब इसमें मानचित्र में पहचानना है कि बिहार कौन सा स्टेट है, बिहार कहाँ पर है। देखो, ये उत्तर प्रदेश है। क्या है? ये उत्तर प्रदेश है। और ये क्या है? बिहार है। ये जो डैश है, ये जहाँ तक इनकी राजधानियाँ हैं। क्या? ये राजधानियाँ, जहाँ जहाँ ये डैश है, आपके पेपर में क्या डैश नर है, आपको याद रखना है। ये पटना है, मतलब बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और पटना के आसपास ही कहीं कुंडग्राम है। क्या है? कुंडग्राम। तो आपको ऐसे करके ऐसे कर देना है और ऐसे करने के बाद अब आपको यहाँ पर नाम लिख देना है। क्या लिख देना है? नाम लिख देना है जहाँ का आपका आंसर हो। ठीक है, कुंडग्राम इतना लिख देना है और आपका ये सही है। ठीक है, क्वेश्चन था कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। और ये कहाँ है? बिहार के पटना में स्थित है। कहाँ? बिहार के पटना के कहीं आसपास है। तो आपको यहीं पर टिक मार देना। बिहार में आप कहीं पर भी टिक मार सकते हो, पर ये ध्यान देना कि राजधानी के आसपास, मतलब केंद्र पर ही ज़्यादातर मानना। जैसे कि पहला क्वेश्चन था कि वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंडग्राम में। कहाँ? कुंडग्राम में। दूसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता होगा, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। अब नेपाल कहाँ है? नेपाल हमारा ये है। कहाँ? ये हमारा नेपाल है। नेपाल है। कहाँ है? ये हमारा नेपाल है। अब नेपाल में लुम्बिनी कहाँ होगा? कहीं यहीं पर, यहीं कहीं लुम्बिनी होगा। यहाँ पर टिक करो, ऐसे टिक मारो, ऐसे करो और इसको यूं करो, यूं। यहाँ पर आप भी, यहाँ भी ऐसे गोला मार सकते हो। यहाँ पर आपको लिख देना है लुम्बिनी। क्या लिख देना है? लुम्बिनी। बस आप अपना लिख लेना अच्छे से। मैंने आपको लिखकर बता दिया लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब लिखा था कि वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। वह स्थान जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम है। अब बताओ, गंगा, यमुना का सरस्वती का संगम कहाँ है? अब आप कॉमन समझो, प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। और ये प्रयागराज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज पड़ता है। तो मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ये राजधानी होगी, यहीं कहीं राजधानी होगी, तो यहीं कहीं आपका प्रयागराज होगा। कहाँ होगा? यहीं कहीं आपका प्रयागराज होगा। इसको भी ऐसे करो और इसको इस तरह ले आओ नीचे, और यहाँ पर आपको लिख दो इसको प्रयागराज। क्या लिखना है आपको? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। बस आपको इस तरह भरना
है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे स्थान जहाँ लाल किला स्थित है। अब बताओ लाल किला कहाँ स्थित है। अब आपको बताना है कि लाल किला कहाँ स्थित है। लाल किला कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, दिल्ली में। तो अब बताओ दिल्ली कहाँ है। देखो अब ये उत्तर प्रदेश है, ये क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ये उत्तराखंड है, ये क्या होगा, ये पंजाब होगा। तो ये क्या होगा, ये दिल्ली होगा। तो दिल्ली मान लो यहीं कहीं होगा, तो यहाँ पर ऐसे टिक मारो, यहाँ पर ऐसे टिक मारो, और यहाँ पर आपको लिख देना है आराम से। क्या लिख देना है, दिल्ली। क्या लिख देना है, दिल्ली। वह स्थान जहाँ लाल किला स्थित है वह दिल्ली में है। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। अब बताओ ताजमहल कहाँ स्थित है। आप सभी को पता होगा ताजमहल इतना फेमस है, वो आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है ताजमहल, ताजमहल तो आगरा में स्थित है। अब बताओ आगरा कहाँ होगा, आगरा भी कहीं उत्तर प्रदेश में होगा। मान लो यहाँ पर प्रयागराज है, तो यहीं कहीं आपका आगरा होगा। तो ऐसे टिक मारो, ऐसे टिक मारो, ठीक है। अब आपको आगरा भरना है, यहाँ पर क्या लिखना है, आगरा, ठीक है। तो ऐसे इसको रेड पूरा मतलब वो कर दो। अब यहीं पर कहीं ऐसे इसको इस तरह ले आओ, और यहाँ मतलब इसको आप ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ पर कहीं यहीं पर लिखना हो तो यहीं पर लिख दो। ऐसा लिखना कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। अब बस यहाँ पर लिख दो आगरा। क्या लिख दो, आगरा। अब आपके पांचों प्रश्न ये हो जाता है आपका मानचित्र सॉल्व। बस इतना छोटा सा काम होता है, और आप परेशान होते रहते हो कि मानचित्र कैसे बनना है, मानचित्र कैसे बनना है। आप मेरे 7-8 वीडियो देख लेना, मैं आपको 7-8 वीडियो में सब कुछ याद करवा दूंगा। चलो आपको मैं कुछ चीज़ें याद करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपका यूपी है, क्या है, उत्तर प्रदेश, क्या है, ये यूपी है। यहाँ से लगाकर ये पूरा मैप जो है ना इस तरह, ये हमारा यूपी है। ये नेपाल है, ये बिहार है, ये क्या है, बिहार है। ये यूपी, ये नेपाल, ये बिहार, क्या है, ये बिहार है, ठीक है। अब आपको मैं कुछ बता दूं चीन, ये चीन है, क्या है, ये चीन का क्षेत्र है। ये मतलब ये पूरा जो चीन का क्षेत्र है, ये चलो मैं टिक मार दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा चीन का क्षेत्र है, ये पूरा चीन है, ठीक है। ये क्या है, चीन है, ठीक है। पाकिस्तान है, क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ आगे लिख लेना पाकिस्तान पूरा, ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तान है। ये हमारा अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान है, क्या है, अफगानिस्तान है, ठीक है। ये हमारा अफगानिस्तान का एरिया है। ये हमारा लद्दाख है, क्या है, लद्दाख है। ये हमारा लद्दाख है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके प्रश्न हो गए थे, पर आपको मैं मानचित्र बता रहा हूँ कहाँ पर क्या स्थित है। ये हमारा लद्दाख है, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर है। लद्दाख की राजधानी लेह लद्दाख है। ये क्या है, जम्मू कश्मीर, ये एरिया जम्मू कश्मीर का है। ये हिमाचल प्रदेश है, क्या है, हिमाचल प्रदेश। ये एरिया जो है इतना छोटा सा ये है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। ये पंजाब है, क्या है, ये पंजाब है, पंजाब है, क्या है, पंजाब है, ठीक है। देखो दिल्ली यहाँ पर है, ऐसे दिल्ली, ठीक है। यहाँ पर मान लो, यहाँ पर तो हरियाणा भी यहीं कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा, देखो दिल्ली और हरियाणा जस्ट मिले हुए हैं, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है पता है, ये राजस्थान है, क्या है, राजस्थान है, ये राजस्थान है। और राजस्थान के ये जो ये एरिया है, ये गुजरात का एरिया है। कौन सा एरिया है, ये गुजरात का एरिया है। ये महाराष्ट्र है, क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है। आपको समझना बस एक, ठीक है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है, ये कर्नाटक है। ये गोवा है, क्या है, गोवा है, ठीक है। ये क्या है, कर्नाटक है। कर्नाटक के नीचे ये केरल है, क्या है, ये केरल है, ठीक है, केरल है, ठीक है। ये तमिलनाडु है। ये श्रीलंका है, ये क्या है, श्रीलंका है। ये क्या है, तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु है, ओके। आशा कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ये आंध्र प्रदेश है, क्या है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश है। ये तेलंगाना है, क्या है, ये तेलंगाना है। और ये क्या है हमारा, ये उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है, क्या है, उड़ीसा है। अब ये बचा जो, ये छत्तीसगढ़ है, क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये जो बचा ये मध्य प्रदेश है, क्या है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और जो ये बचा छोटा सा, ये बिहार के जस्ट नीचे क्या है, झारखंड है, क्या है, ये झारखंड है, ठीक है। ये झारखंड है, ये बिहार है। झारखंड के बाद ये बांग्लादेश, ये क्या है, ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ठीक है। जो यहाँ के स्टेट बचते हैं, चलो यहाँ के स्टेट भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर आओ, ये सिक्किम, क्या है, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम के जस्ट बगल में ये भूटान है, क्या है, ये भूटान है। ये अरुणाचल प्रदेश है। ये असम है। असम के नीचे मेघालय है। मेघालय के ये जो ये नागालैंड है। नागालैंड के नीचे मणिपुर है। मणिपुर के नीचे मिजोरम है। यहीं पर मम्यार है, ठीक है। ये त्रिपुरा है, ठीक है। और क्या बचा हमारा, मेघालय हमारा ये मैं आपको बता चुका हूँ। मान लो आप एक दो बार इसी तरह आप इसको पूरा मैप में को भर कर देखोगे, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि 100% आपको सभी स्टेट पते होने चाहिए, आप सभी के आंसर क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो आप लाइक कर देना,
कमेंट कर देना और अपने दोस्त में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि भला करना अपने दोस्त का भी, आपने देखा तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह के नए वीडियो आपके लिए आते रहेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपको 90+ मार्क्स 100% दिला सकता हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।